नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अक्षांश रेखा से संबंधित प्रश्न। यहाँ देखिए 0 डिग्री आपका भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री अंश कर्क रेखा स्थित है और 62.5 अंश आर्कटिक उत्तरी, और भूमध्य से 23.5 अंश मकर रेखा स्थित है और 66.5 अंश अंटार्कटिका दक्षिणी, और ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये अक्षांश रेखा ग्लोब। चलिए इससे बनने वाले प्रश्न को देख लेते हैं। अक्षांश रेखाओं से संबंध अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। अगर आपसे सिर्फ पूछेगा कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है तो 179 बताना होगा। अगर कुल संख्या आपसे पूछेगा तो 181। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है। तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना है? 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध जोन के नाम से जाना जाता है। कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपका कर्क रेखा और मकर रेखा, तो इन दोनों बीच का क्षेत्र जो है इसे हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है उष्णकटिबंध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 23.5 अंश से 66.5 अंश के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तरी उपोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उत्तरी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न है, 23.5 अंश से 66.5 अंश के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसे भी देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है आपका 23.5 अंश से 66.5 अंश। तो 23.5 अंश आपका कर्क रेखा है और 66.5 अंश आर्कटिक है। तो इन्हीं दोनों के बीच के क्षेत्र को कह रहा है। इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इनके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पूछेगा तो उत्तरी उपोष्ण हो जाएगा नॉर्थ में। अगर यहाँ पे अगर पूछेगा तो आपका दक्षिणी उपोष्ण हो जाएगा। दोनों को शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, लेकिन ये उत्तरी हो जाएगा और ये दक्षिणी हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला प्रश्न है, 66.5 अंश से 90 अंश के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध उत्तरी। 66.5 अंश से 90 अंश के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो 66.5 अंश से 90 अंश के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। जो कटिबंध शीत कटिबंध साउथ। इसे देख लीजिए। 66.5 से 90 मतलब इस वाले भाग को पूछ रहा है। यहाँ 66.5 से 90, तो शीत कटिबंध ये उत्तरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा आपका शीत कटिबंध उत्तरी हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा? ये आपका शीत कटिबंध है दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो भारत उष्ण एवं उत्तरी उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उष्ण एवं उत्तरी उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगला प्रश्न है, तापमान की गणना की जाती है। तो तापमान की गणना अक्षांश रेखाओं के द्वारा की जाती है। किस रेखा के द्वारा की जाती है तापमान की गणना? अक्षांश रेखा के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस रेखा पर सर्वाधिक तापमान रहता है? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा उसे कहते हैं, सर्वाधिक तापमान रहता है। अक्षांश रेखा का मान बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा? घटेगा। अक्षांश रेखा का मान बढ़ेगा तो तापमान हमारा घटेगा, और अक्षांश रेखा का मान कम होगा तो तापमान बढ़ेगा। अगर अक्षांश रेखा का मान बढ़ रहा है तो तापमान हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर अक्षांश रेखा का मान कम हो रहा है तो तापमान हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
अब देशांतर रेखा से संबंधित प्रश्न जान लेते हैं। देशांतर रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपकी 111.32 किलोमीटर होती है। जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी है, देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। तो ये आपका देशांतर रेखा है, ये इधर आपका पूर्वी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है। और अक्षांश में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर रेखा में क्या होता है? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध है। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है तो ध्रुवों की ओर जाने पर। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है ध्रुवों की ओर जाने पर। जो आपका देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा जब आप यहाँ से ध्रुवों की ओर जाएंगे, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, तो जब आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये देशांतर रेखाओं की दूरी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच को क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। जो यहाँ से यहाँ आपका है जो दूरी है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? किस नाम से? गोरे के नाम से। अगला प्रश्न है, किस रेखाओं के आधार पर समय ज्ञात किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं के आधार पर समय ज्ञात किया जाता है, देशांतर रेखाओं के। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की मानक रेखा है। तो भारत की मानक रेखा 82.5 अंश पूर्व है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी हमेशा घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी हमेशा कब घूमती है? कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है परिभ्रमण, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। कौन गति? घूर्णन गति या दैनिक गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है परिभ्रमण, दैनिक गति, घूर्णन गति। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना कहलाता है। पृथ्वी का चारों तरफ घूमना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? परिक्रमण। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। एक अंश घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो एक अंश घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का। अगला प्रश्न है, भारत की समय लंदन की समय से कितने घंटे आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। भारत की समय लंदन की समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में लगभग कितना अंतर होता है? तो 2 घंटे का समय, लगभग 2 घंटे का अंतर होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है आपकी एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। दिन रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। और आपसे अगर पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून होता है। क्या होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को सबसे छोटी रात होती है। और पूछ लेगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ी रात, तो सबसे बड़ी रात आपकी 22 दिसंबर को होती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।